Good evening everyone. Myself R.K. Tripathi. I am taking a topic that is related with class 12th chemistry. This topic is related with D and R block elements and name of the topic is magnetic properties. When a magnetic field is applied to substances, mainly two types of magnetic behavior are observed, diamagnetism and paramagnetism. जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तब यहाँ पर व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सब्सटेंसेस मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, तो दो टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर दिखता है, एक डाईमैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि रिपल्सन का अनुभव करते हैं जब जिन पर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो रहते हैं अट्रैक्शन का अनुभव करते हैं जबकि उन पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। और यदि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का अनुभव कर रहे हैं तो उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। इसको आप डिटेल से सॉलिड स्टेट में ये टॉपिक आता है। इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म का ही एक बड़ा रूप है, मतलब कि ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फेरोमैग्नेटिक शो करता है। ट्रांजिशन मेटल आयन एज पैरामैग्नेटिक, ट्रांजिशन मेटल आयन पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर पैरामैग्नेटिज्म होता है। सच इलेक्ट्रॉन हैविंग ए मैग्नेटिक मोमेंटम, इनके में एक मैग्नेटिक मोमेंटम होता है एसोसिएटेड विथ स्पिन, एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो दो प्रकार के एंगुलर मोमेंटम होते हैं, एक स्पिन होता है और दूसरा एंगुलर ऑर्बिटल होता है। जैसे सन के चारों ओर अर्थ घूमते हुए अपने ऑर्बिट में भी घूमती है और अपने एक्सिस में भी घूमती है, तो वहाँ भी दो मोमेंटम होता है, सेम इलेक्ट्रॉन में भी होता है। इसके बाद में फॉर द कंपाउंड्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स द contribution of orbital angular momentum is effectively quenched and hence is of no significance. This is the, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंटम जो रहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिपेंड करता है। इसको स्पिन मोलिक फार्मूला बोलते हैं। ये म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2 है, वेर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंटम यूनिट्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन, और इसकी यूनिट बोहर मैग्नेट्रॉन होती है। जब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो म्यू इक्वल टू √1 इंटू 1+2, तो 1+2 मतलब 3 हुआ, √3 इक्वल टू 1.73, ये हो जाएगा। द मैग्नेटिक मोमेंटम इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम बढ़ते जाता है। दस द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंटम गिव्स ए यूजफुल इंडिकेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम्स, molecular ion. The magnetic momentum calculated from the spin only formula and those derived experimentally for some ions of the first row transition elements are given in table 8.7. The experimental data are mainly for hydrate ions in solution or in the solid state. तो ये मेन इसमें ही है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, म्यू इक्वल टू √10 इंटू n+2 होता है, वहाँ वैल्यू रखेंगे।
जब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में स्कैंडियम में 0 है तो ये भी 0 हो गया, कैलकुलेटेड एब्जॉर्ब लगभग सेम रहता है। जब ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.732, जब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए तो अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 अंडर रूट 8 इक्वल टू 2.84, 3 में 3.87। एक चीज़ और है, देखिए 1 है तो 1 पॉइंट, 2 है तो 2 पॉइंट, 3 है तो 3 पॉइंट, 4 है तो 4 पॉइंट, 5 है तो 5 पॉइंट। तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, या आप जैसे मान लीजिए अंडर रूट 4 का निकाल रहे हैं तो 4 प्लस 2 6, 24 आ रहा है। तो 24 क्या है, 25 से लेस, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अंडर रूट 24 जो निकलेगा 4.90 निकलेगा। तो ऐसा भी हम अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो कलर्ड आयंस कब बनते हैं, जबकि इसमें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसमें कलर्ड आयन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे डी है ऑर्बिटल, लोअर में ऊपर में भी डी है, तो यहाँ डी ट्रांजिशन होता है। मतलब कुछ एनर्जी पा करके लाइट के थ्रू या किसी थ्रू ऊपर वाले डी में जाता है, फिर वहाँ से जब एनर्जी उसकी ख़त्म होती है तो फिर नीचे वाले डी में आता है, और वो विजिबल रेंज में आने के कारण हमको दिखता है और उसका कलर नज़र आता है। तो यहाँ पर देखिए अब एनसीईआरटी में फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू ये हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्डेज टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो लोअर से हायर में जाता है लाइट एब्जॉर्ब करके। द फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रेंज, और रीजन जब फिर वापस आता है तो फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में दिखता है। द कलर एब्जॉर्ब करस्पॉन्डेंस टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर जो क्या है, द कलर एब्जॉर्ब्ड करस्पॉन्डेंस टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर जो लाइट एब्जॉर्ब होता है उसमें अकॉर्डिंग क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। तो किस फ्रीक्वेंसी का लिगेंड पे डिपेंड करता है। लिगेंड मतलब किसी कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, K4Fe6 में Cn इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो लिगेंड है। इसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ज़्यादा पढ़ेंगे। इन एक्वा सॉल्यूशन वेयर वाटर मॉलिक्यूल्स आर द लिगेंड, एक्वा सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड होता है। द कलर ऑफ आयन ऑब्जर्व्ड आर लिस्टेड इन टेबल 8.8। इसको 8.8 में दिया हुआ है। अ फ्यू कलर्ड सॉल्यूशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलस्ट्रेटेड, यहाँ दिया गया। तो इसमें सिंपल सा रीज़न है कि जिसमें भी जिसका डी ऑर्बिटल या तो पूरी तरीके से भरा है या पूरी तरह से खाली है तो कलरलेस होगा, और जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका कलर होगा। ये वाटर के साथ में है, इसको हमको याद करना चाहिए। आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 150 तक कलर्स याद करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको CBSE के लिए इसको हमको यहाँ पर 16 कलर दिए वो तो याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3D0 स्कैंडियम 3 में कलरलेस है। इसके बाद में टाइटेनियम 4+ में 3D1 है, नहीं ये भी 3D0 है, ये भी कलरलेस है। इसके बाद में Ti3+ पर्पल कलर का है, V4+ ब्लू कलर का, V3+ ग्रीन है, V2+ वायलेट कलर है, Cr3+ वायलेट कलर है, Mn3+ वायलेट कलर है, Cr2+ ब्लू कलर है, Mn2+ पिंक कलर है, Fe3+ येलो कलर है, Fe2+ ग्रीन कलर है, CO3+ CO2+ ब्लू पिंक कलर है, Ni2+ ग्रीन कलर है, Cu2+ ब्लू कलर है, Zn2+ कलरलेस है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2020-21 के कोर्स में नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़। ये भी सरफेस केमिस्ट्री का मेन पार्ट है कि कैटालाइट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं और खुद अनचेंज रहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी। ट्रांजिशन मेटल्स और कंपाउंड कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के लिए जानते हैं। दिस एक्टिविटी इज
ascribe to their ability to adopt मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसा ये इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि उनका मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, और हेबर प्रोसेस में आयरन यूज़ किया जाता है। निकल इन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में निकल का यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। कैटलिस्ट एट ए सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एंड एटम। एक्चुअल में कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए आयरन ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे, तो उसके सरफेस में वो आ जाते हैं। जैसे यहाँ ए और बी लिखा हुआ है, वहाँ सरफेस में आने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पर रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद में मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, और लास्ट में क्या है, ये ए और बी अलग हो जाते हैं और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। मतलब अपने सरफेस पे जगह देते हैं रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट। बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। फर्स्ट और ट्रांजिशन मेटल यूटिलाइज्ड 3d and 4s electron for bonding. This has the effect of increasing the concentration of the reactants at the catalytic surface and also weakened of the bonds in the reacting molecule. तो कैटालिस्ट के सरफेस पे क्या होता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड वीक होता है, जिससे आसानी से प्रोडक्ट बन जाता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। देखिए बिना कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी का ऊपर वाला कर्व है, और कैटालिस्ट के प्रेजेंस में नीचे वाला कर्व है। इज लोअरिंग ऑल्सो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल्स एंड कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देते हैं। ऑल्सो बिकॉज द ट्रांजिशन मेटल आयन कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के रूप में बहुत इफेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन 3 कैटालिस्ट द रिएक्शन बिटवीन आयोडीन एंड पर सल्फेट आयन। आयोडीन और पर सल्फेट आयन के बीच में रिएक्शन 2I- H2O8 2-। तो पर सल्फेट हमको मिलता है H2H2O8 से, मतलब मार्शल एसिड से। 2I- H2O8- I2 और SO4 2- बनाए। ये रिएक्शन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ Fe कैटालिस्ट का काम कर रहा है, तो Fe I से रिएक्शन करके Fe2+ और I2 बना दिया, और FeSO2H से रिएक्शन करके फिर से Fe3+ और 2SO4- बनाया। तो ये प्रोडक्ट है I2 और 2SO4 2-, और कैटालिस्ट इससे अलग रह जाता है, मतलब केवल रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है, और खुद लास्ट में अनचेंज रहता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।